हवा में उड़ने पानी पर चलने वाले बाबों की कहानियों में ताहिरुल कादरी का बचपन। 12 साल ताहिरुल कादरी की दीनी तालीम का आगाज मदीना मुनव्वरा में किया गया। बचपन में क्या हुआ कि तरके दुनिया करके जंगलों की तरफ निकल जाने का फैसला कर रही। बचपन में ही वालिदा की वफात ताहिरुल कादरी टूट कर रह गए। वो क्यों एफएससी में अच्छे नंबर न ले सके और डॉक्टर बनने का उनके वालिद का ख्वाब चकनाचूर हो गया। ताहिरुल कादरी की पहली बार लाहौर आमद अनारकली बाजार में पुरानी किताबों से मगरबी लिटरेचर से तारुफ और एक डेडली मुकर्रर का जन्म होता। पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑल पाकिस्तान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीरी मुकाबला में पहली पोजीशन। पंजाब यूनिवर्सिटी में ही एलएलबी की डिग्री, मगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कामयाबी और ईसा खेल कॉलेज में लेक्चररशिप के हवाले से झूठ क्यों बोला, और सबसे बढ़कर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने सिर्फ इसलिए ना जा सके कि वालिद के जनाजे में शिरकत करनी थी। मैं हूं अवैस कौरी और जस्तजू पर आज मैं आपको डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दास्ताने हयात की दूसरी किस्त सुनाने जा रहा हूं। माली लालच और माली मफाद न मुझे इनसे था और अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लानिंग का सोचना शुरू किया। लाहौर में अपना मकान बनाने के लिए और चंद लाख रुपए का एक मेजर बड़ा कर्ज मैंने मियां साहब से, मगर कर्ज के तौर पे, उधार के तौर पे लिया। उस पैसों से मकान खरीदा समनाबाद में जहां मेरी रिहाइश थी, और कुछ पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए। मैंने कहा मैंने इनसे 6 लाख नहीं 4 लाख मजीद 10 लाख लिया था। मुझसे फरमाते हैं एक बात और वादा करो मुझसे, मेरा ठहरने का इंतजाम भी तुमने करना होगा, मेरे खाने पीने का इंतजाम भी तुम्हारे सफर होगा। उस सफर में शहबाज शरीफ साहब ने जो बर्ताव मेरे साथ किया, जूते तक वो खोलते थे, पहनाते थे, तस्मे अपने हाथ से बांधते थे, खोलते थे। वो गार हिरा पे चढ़ने का वक्त आया, नवाज शरीफ साहब ने लाइन को अजर दे अपने कंधों पे उठा के मुझे 2-2.5 मील का सफर गार हिरा तक पहाड़ पे चढ़ के किया। पहली बात ज़हन में रख लें कि ख्वाब का मुतलकन इनकार करना कुफ्र है। तो ये है कि मैंने तो आलम रोया में कोई 15-20 साल के लगभग का अरसा इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शागिर्दी की, आपसे पढ़ा हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ताजदार कायनात के नालैन पाक की कसम, आलम रोया में 9 साल तक इमाम आजम को खलीफा से पढ़ा हूं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दास्ताने हयात की पहली किस्त में हम कई नस्लों के मुहीरुल अकूल रूहानी वाक़यात और उनकी ज़रूरी ख़ानदानी तारीख से आगाही कर चुके। इस कहानी का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जब मोहम्मद इसहाक यानी ताहिरुल कादरी इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। डॉक्टर फरीदुद्दीन के घर 2 बेटियां और 3 बेटे पैदा हुए। सबसे बड़े बेटे मोहम्मद इसहाक यानी ताहिरुल कादरी 1951 को झंग में पैदा हुए तो डॉक्टर साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके घर मजीद 2 बेटे मोहम्मद जावेद और मोहम्मद तारिक कादरी पैदा हुए। मोहम्मद जावेद कादरी जवानी में ही इंतकाल कर गए, जबकि मोहम्मद तारिक सरकारी मुलाजिम थे, मंगला डैम में इंजीनियर थे और 2025 में उनकी वफात हुई। ताहिरुल कादरी की पैदाइश एक नॉर्मल पाकिस्तानी घराने में नहीं हुई थी। हर इंसान अपने माहौल की पैदावार होता है, तो कादरी साहब जिस माहौल में पैदा हुए बड़े हुए वो उसी के मुताबिक ढल रहे थे। हवा में उड़ने वाले बाबे, पानी पर चलने वाले बाबे, रूह को जिस्म से निकालने के करतब, जिन काबू करना और सबसे बढ़कर मुकद्दस हस्तियों की ज़ियारत के दावे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से गप्पें, आपके दादा परदादा और बड़ी शख्सियात, ये सब नाकाबिले यकीन वाक़यात जब नन्हे इसहाक यानी ताहिरुल कादरी को सुनाते होंगे तो एक नन्हा बच्चा इस रंग में क्यों न रंगता। फरीदुद्दीन सारी उम्र डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में निचले स्केल की नौकरी करते रहे। मिनहाजुल कुरान की कुतब में अगर उन्हें आला तालीम याफ्ता बताया जाता है तो क्यों ना उन्होंने ज़िंदगी में कोई अच्छी नौकरी की या उन्हें क्यों कोई अच्छा ओहदा ना मिल सका। तो ताहिरुल कादरी साहब इसकी तावील ये पेश करते हैं कि उन्हें बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों की ऑफ़र हुई, मगर वो दरअसल अपना सारा वक्त ताहिरुल कादरी की परवरिश और तरबियत पर लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई बड़ा ओहदा कबूल ना किया। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि अगर डॉक्टर फरीदुद्दीन कोई अच्छी नौकरी कर लेते तो अपने बेटे को गुर्बत की बजाय एक अच्छे आसूदा माहौल में तरबियत फराहम करते, और क्या अच्छी नौकरी करने से वो अपने बेटे को टाइम नहीं दे सकते थे। ताहिरुल कादरी के बचपन पर नज़र डालें तो ये तासुर मिलता है जैसे उनके वालिद डॉक्टर फरीदुद्दीन को ये एहसास था कि उनके घर कोई
बड़ा ज़हीन और रूहानी बाबा किस्म का बच्चा पैदा हो गया। ये वाज़ेह सी बात है कि जब कमसिन बच्चा अपना वक्त मलंगों मज़ारों के माहौल में गुजारेगा और इसके साथ साथ वो ज़हीन भी होगा तो वो भी कोई जदीद किस्म की कहानियां घड़ने की कोशिश करेगा। कादरी साहब अभी होश संभाल रहे थे जब उनकी इबादत गुजारी चिल्लों का और तख्लीक का आगाज हो चुका था। उनके वालिद सिलसिला कादरिया से मुंसलिक थे तो पैदाइशी तौर पर ताहिरुल कादरी भी इसी सिलसिले से जुड़ गए। शेख सैयद ताहिर अलाउद्दीन कादरी अल गिलानी एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका सिलसिला नसब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 17वीं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 28वीं पुश्त से मिलने का दावा किया जाता है। यही वो बुजुर्ग थे जिनका ये खानदान मरीब था और यही वो बुजुर्ग थे जिनके नाम पर मोहम्मद इसहाक का नाम बदलकर ताहिरुल कादरी रख दिया गया। फरीदुद्दीन कादरी एक डिस्पेंसर थे। सारी उम्र सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की शान शौकत देखकर उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने और इसी मकसद के लिए उन्होंने अपने बेटे को अपनी वसाइल से बढ़कर निक्कर शर्ट वाले ईसाई मिशनरी सेक्रेड हार्ट स्कूल में दाखिल करवाया। ताहिरुल कादरी की उम्र 4 बरस थी और ये स्कूल गोजरा रोड झंग में वाक़या था। ताहिरुल कादरी खुद रोजनामा जंग 1989 के संडे मैगजीन में बताते हैं कि उन्हें अंग्रेजी स्कूल में प्राइमरी तक नन्स ने पढ़ाया था। ताहिरुल कादरी निक्कर और शर्ट पहनकर स्कूल जाते और वापसी पर घर आकर शलवार ज़ेबतन कर लेते क्योंकि अब उनके वालिद से उनकी दीनी तालीम का आगाज़ हुआ चाहता था। ताहिरुल कादरी ये दावा भी करते हैं कि बचपन में वो मक्के और मदीना में भी दीनी तालीम हासिल कर चुके। कुतुब अरबिया और दीनी तालीम की इब्तिदा हर चंद के मैं वालिद साहब किबला के पास 1962 में शुरू कर चुका था, मगर उन्होंने मेरी बाकायदा रस्म बिस्मिल्लाह 1963 में मदीना तैयबा में हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी के ज़रिए करवाई, जिन्हें आला हज़रत मौलाना शाह अहमद खां बरेलवी से बराह रास्त तलम्मस और खिलाफत हासिल हुई थी। इस तरह मुझे सिर्फ एक वास्ते के ज़रिए आला हज़रत से शागिर्दी की निस्बत नसीब हुई। दौरा हदीस के बाद मैंने गज़ाली ज़मा मौलाना सईद अहमद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से ख़ुसूसी तलम्मुज़ के साथ सनद हदीस ली। हदीस और रिवायत हदीस की आखिरी सनत और इजाज़त मक्का मुअज़्ज़मा से मुहद्दस हरम शेख मोहम्मद बिन अलवी अल मालकी अल मक्की से हासिल की। हमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी की ज़िंदगी की कहानी और उनके आबाओ अजदाद की ज़िंदगी के मुताले से ये मालूम होता है कि उन्होंने गलत बयानी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। 1963 में दरअसल फरीदुद्दीन अपनी अहलिया और बेटे को लेकर बड़े अरसे से जो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे और उधार लेकर हज के लिए सऊदी अरब गए थे। इस दौरे में वो कितना पढ़ सकते थे और कितना सीख सकते थे, मगर हज के इस सफ़र को भी कादरी साहब ने अपनी बड़ाई के लिए इस्तेमाल करने का सोच लिया। मगर हज के इस सफ़र का नतीजा ये निकला कि डॉक्टर फरीदुद्दीन की सारी जमा पूंजी सफ़र पर खर्च हो चुकी थी, बल्कि उन पर एक अच्छा खासा उधार भी चढ़ चुका था। इसलिए जब वो वापस आए तो उन्हें मजबूरन अपने बेटे को सेक्रेड हार्ट स्कूल से निकाल कर इस्लामिया हाई स्कूल झंग में दाखिल करवाना पड़ा। घर के माली हालात पहले भी इतने अच्छे नहीं थे और ज़्यादा खर्च कादरी साहब के अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल पर होता था, मगर अब सूरत हाल बहुत मखदूश हो गई। दूसरा, कादरी साहब को गोबर की बू में लिथरे स्कूल के बच्चों में जाकर कुछ इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। शायद यही हालात हों या कुछ और, मगर उन्होंने मैट्रिक किसी स्कूल से नहीं बल्कि प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर पास किया और उन्होंने कोई टॉप नहीं किया, मगर उनका मेरिट FSC प्री मेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में आ गया और यूं वो अपने वालिद का डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर झंग से रोजाना फैसलाबाद जाने लगे। अब सूरत हाल ये थी कि दुनिया की तालीम के साथ साथ अपने वालिद से दीन की तालीम का सिलसिला भी जारी था। उनके घर से फैसलाबाद का रास्ता तकरीबन 80 किलोमीटर था, तो उनकी रूटीन ये हुआ करती थी कि रोज़ सुबह 3 बजे उठते, बस स्टॉप पर जाते, बस में सवार होते, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद पहुँचते। उनका आखिरी लेक्चर उर्दू का हुआ करता था और उनकी उर्दू बेहतर थी, तो उन्होंने अपने असातिज़ा से ये दरख्वास्त की कि उन्हें आखिरी लेक्चर से बरत दे दी जाए ताकि वो घर पहुंचकर दीन की तालीम हासिल कर सकें। इस तरह ताहिरुल कादरी सपहर तक झंग वापस आते, जहां पर फिर उनके वालिद उनको दीनी तालीम देते और ये अमल रात गए तक जारी रहता। ताहिरुल कादरी को सोने के लिए चंद घंटे भी बमुश्किल मिलते। उनका ये मसला शायद इस तरह हल हो जाता अगर वो इतवार को छुट्टी करते, मगर उनका दीन से मोहब्बत का ये आलम था कि वो हर हफ्ते की रात को बिला नागा मुंगे पाँव झंग से लाहौर
गंज बख्श के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए आते। सारी रात और अगला सारा दिन वो इसी मज़ार पर गुजारते और फिर इतवार की रात को वापस घर जाते और अगले दिन फिर यानी पीर से मंडे से फिर वही रूटीन शुरू हो जाया करती। ताहिरुल कादरी मगर दीगर इंसानों जैसे ही एक इंसान थे, तो इस टफ रूटीन का ये नतीजा निकला कि ताहिरुल कादरी साहब जिस्मानी और दिमागी सेहत के अवारिस का शिकार होने लगे। ये वाज़ेह सी बात है कि जब आपकी नींद पूरी ना हो और आप मुसलसल थकावट का शिकार हो तो आपको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है। ताहिरुल कादरी साहब की ये रूटीन तो बचपन से थी और फिर ऐसा वक्त आया कि उनकी हिम्मत जवाब देने लगी और वो गिड़गिड़ाते हुए एक रोज़ अपने वालिद के पास पहुंच गए कि वो दुनियावी जिंदगी को त्याग कर जंगलों में जाना चाहते हैं। ताहिरुल कादरी अप्रैल 2004 के उर्दू डाइजेस्ट के लिए लिखे अपने एक मजमून में बताते हैं, बड़ा अरसा जब्त किया मगर एक दिन बंद टूट गया तो मैंने रो रो कर उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल रशीद रिजवी से कहा, आप अब्बा जी किबला से सिफारिश करके मुझे माफ़ी दिलवा दे ताकि वालदैन के हुकूक माफ़ हो जाएं। वो मुझे खुशी से तरके दुनिया के लिए रुखसत दे दे। वो पहले तो मुझे समझाते रहे, जब मैं नहीं माना तो उन्होंने अब्बा जी किबला से मेरी सिफारिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। अब मैंने हिम्मत करके अब्बा जी किबला से खुद बात की। मैंने कहा, मेरा दिल इस दुनिया से उचाट हो गया है, जो पढ़ और देख लिया काफ़ी है, मुझे माफ़ कर दे। मेरे बाद आपके 2 और भी बेटे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आप समझें मैं इस घर में पैदा ही नहीं हुआ था। एक तो मुसलसल मेहनत से ताहिरुल कादरी की सेहत मुतासिर हो रही थी और शायद इसकी वजह डॉक्टर फरीद की ये ख्वाहिश थी कि उनका बेटा MBBS डॉक्टर बने। मगर इस सख्त मेहनत ने ताहिरुल कादरी की दिमागी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया। ताहिरुल कादरी साहब चाहते थे कि उनका फोकस एक चीज़ पर हो। उन्हें अपनी फ़न खिताबत का पता था, उन्हें पता था कि वो आलिम दीन बनकर बहुत आगे जा सकते हैं और वो यही बात अपने वालिद को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि या उन्हें आलिम दीन बनने दें या फिर डॉक्टरी की फील्ड की तरफ जाने दें। इन्हीं हालात में गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में FSC के इम्तहानात हुए और ताहिरुल कादरी साहब ने सेकंड ईयर के पेपर दिए तो उन्हें मालूम था कि उनके पेपर अच्छे नहीं हुए। मगर इसी वक्त उनकी ज़िंदगी का एक अफसोसनाक तरीन सानहा हुआ जब उनकी वालिदा मोहतरमा फ़कत 35 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। कादरी साहब ने पेपर दिए थे और उन्हें मालूम था कि उनके पेपर इतने अच्छे नहीं हुए कि उन्हें किसी भी मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला मिल सके, तो उन्होंने पहले ही अपने वालिद को बता दिया कि वह डॉक्टर नहीं बनना चाहते बल्कि इनकलाब लाकर इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान के गरीबों के हालात बदलना चाहते हैं। मगर वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए और 616 नंबर हासिल किए। वालिद की ख्वाहिश पर ताहिरुल कादरी ने मेडिकल कॉलेज में फॉर्म जमा करवा दिया मगर उनका नाम मेरिट लिस्ट पर ना आ सका। इसके बाद ताहिरुल कादरी साहब ने BA भी प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर किया और फिर उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी में MA इस्लामियात में दाखिला मिल गया और यूं वो पहली बार लाहौर रहने के लिए आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उनकी रिहाइश थी। घरेलू हालात कुछ वैसे थे कि उनके दोनों छोटे भाई भी ज़ेरे तालीम थे, सूरत हाल काफ़ी मखदूस थी, तो लाहौर में ताहिरुल कादरी अक्सर दिन में एक वक्त का खाना खाया करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी का उस वक्त माहौल कुछ वैसा था कि जमात इस्लामी की तलबा तंजीम जमीयत का तूती बोलता था। बागी या दागी जावेद हाशमी तलबा की सियासत के हीरो थे और जुलूसों में मौलाना मौदूदी के नारे लगा करते थे। तो ताहिरुल कादरी अपने मजहबी बैकग्राउंड और माहौल की वजह से ज़रूर फैंटेसाइज करते होंगे कि वो भी कभी एक दिन मौलाना मौदूदी जितने बड़े मजहबी रहनुमा बनेंगे। इन हालात में भी ताहिरुल कादरी हर इतवार को अनारकली की पुरानी किताबों की मार्केट में ज़रूर जाया करते थे। वो पैसे जमा करते। अक्सर किताबों की मोहब्बत में ताहिरुल कादरी अपने कई वक्त का खाना छोड़ दिया करते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय साइकिल पर सफ़र किया करते थे और मकसद सिर्फ ये हुआ करता था कि वो पैसे जमा करके किताबें खरीद सके। और मज़े की बात है कि यही पुरानी अनारकली में फुटपाथ पर पुरानी किताबों की दुकानें थी जहाँ से कादरी साहब का तारुफ मगरबी लिटरेचर से हो। हैरानकुन तौर पर यूनिवर्सिटी के दिनों में ताहिरुल कादरी मजहबी किताबों के साथ साथ मगरबी मुसन्निफीन के फ़ैन भी हो गए। उन्हें दर हकीकत दुनिया की कई सच्चाइयाँ मगरबी लिखारियों ने सिखाई और यही हकीकतें थी जिन्होंने कादरी साहब को आने वाली ज़िंदगी में बहुत काम दिया। वो एक जीनियस इंसान थे। उन्होंने किताबें पढ़ी, मजहबी मुताला किया और फिर उन्हें मालूम हो गया कि उनका असल हुनर क्या है। ये डेडली कम्बिनेशन एक ऐसे आलिम दीन को जन्म दे रहा था जिसने आने वाले सालों में पाकिस्तान के मजहबी निज़ाम में कोई बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं लानी थी लेकिन अपने लिए एक बड़ी अहम जगह फिक्स कर लेनी थी।
यूनिवर्सिटी के दिनों में भी ताहिरुल कादरी की मकबूलियत और सराहे जाने का ये आलम था कि उनके क्लास फेलोज तो एक तरफ, उनके असातिज़ा भी उनकी इस्लाम फहमी और तकरीर के फ़न के फ़ैन होने लगे। यहीं पर इस्लामी फ़लसफ़ा के उस्ताद डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी भी कादरी साहब का बहुत ख्याल करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में कादरी साहब के मुताबिक उन्होंने आल पाकिस्तान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीरी मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करते हुए पहली पोजीशन हासिल की, जिसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बताया फरीदुद्दीन की सारी उम्र मजहबी तकरीबात में शिरकत करते गुजरी थी। वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे और साथ ये भी ख्वाहिश थी कि ताहिरुल कादरी एक शानदार खतीब बने। फरीदुद्दीन अक्सर इन्हें मजहबी तकरीबात में स्टेज पर चढ़ा दिया करते और शायद इसीलिए कादरी साहब बचपन से ही तकरीर के भी आदी हो रहे थे। साल था 1966 जब दारुल उलूम सियाल शरीफ में 15 साल ताहिरुल कादरी को पहली बार स्टेज पर चढ़ने का मौका मिला। नन्हे ताहिरुल कादरी ने स्टेज पर कदम रखे तो उसे एहसास हो गया कि यही उसका मैदान अमल है, और फिर जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो सामीन पर जैसे सख्ता तारी होने लगा। मजमा जुमलों में ऐसा खो गया कि जब ताहिरुल कादरी खामोश हुए तो पीर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी उठे, माइक हाथ में लिया और उनकी आवाज़ ने जमूत को तोड़ दिया। किताब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी में लिखा है, लोगों आपने इस बच्चे का खिताब तो सुन लिया है, मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूँ, हमें इस बच्चे पर फ़ख्र है। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि यही बच्चा मोहम्मद ताहिरुल कादरी आलमी इस्लाम अहले सुन्नत का काबिल फ़ख्र सरमाया होगा। ये आसमान इल्म फ़न पर नय्यर ताबा बनकर चमकेगा। इसके इल्म फ़िक्र और कावी से कायदे अहले सुन्नत को तक़वियत मिलेगी और इल्म का वक़ार बढ़ेगा। अहले सुन्नत का मसलक इस नौजवान के साथ मुंसलिक है और इसकी काविशों से एक जहां मुस्तफ़ीद होगा। ताहिरुल कादरी ने एम.ए. इस्लामियात में तलाई तमगा हासिल किया। एम.ए. इस्लामियात करने के बाद ताहिरुल कादरी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में ही LLB में दाखिला ले लिया और यहीं पर उनकी मुलाकात एक ऐसे उस्ताद से हुई जिन्होंने ताहिरुल कादरी को शरीफ ख़ानदान से रूसनास कराया, और अगर ये उस्ताद ना होते तो शायद आज एक दुनिया ताहिरुल कादरी के नाम से वाकिफ़ ना होती, क्योंकि उनका तारुफ शरीफ ख़ानदान से ना होता और ना वो अमीर होते और ना ही उनका रूज का वक्त आता। और इन उस्ताद का नाम डॉक्टर सैयद रियाजुल हसन गिलानी है। जब ताहिरुल कादरी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ उनके उस्ताद यही रियाजुल हसन गिलानी थे, जो 1976 में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी बने। जब भुट्टो दौर में कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया गया तो रियाजुल हसन गिलानी इसके शदीद सपोर्टर और मुतहर्रिक कारकुन थे। ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुकूमत पाकिस्तान के वकील रहे। जब 1982 में कादियानी जमात के एक रुकन ने जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और इदारों के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर करके खुद मुसलमान होने का दावा किया और तमाम हकूक का हकदार होने का मुतालबा किया, तो इस केस में इन्हीं डॉक्टर रियाजुल हसन गिलानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 1984 से 1989 तक हुकूमत पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने और सऊदी सिफारत खाने के कानूनी मशीर थे, और उन्होंने कैसे ताहिरुल कादरी को शरीफ ख़ानदान से मिलवाया, इसका जिक्र मैं आगे कहानी के तसलसल में करूँगा। यहाँ पर एक पंजाबी का लतीफ़ा याद आ रहा है। एक बहुत बेसुरा गवैया स्टेज पर था तो एक पठान साहब उठे, उन्होंने पिस्तौल निकाल ली और गुलूकार जो डर रहा था उसे कहा कि आप आराम से अपना जो गाना गा रहे हैं वो गाएं, मैं दरअसल उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो आपको यहाँ पे लेके आया। तो ये जो गिलानी साहब हैं यही वो शख्स थे जो ताहिरुल कादरी साहब को शरीफ ख़ानदान के पास लेकर आए। अब वक्त आता है ताहिरुल कादरी साहब की ईसा खेल के गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी का, मगर यहाँ पर दो मुख्तलिफ रिवायात मिलती। मिनहाजुल कुरान की कुतुब और कादरी साहब खुद ये दावा करते हैं कि जब उन्होंने LLB की डिग्री ले ली तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मुकाबले का इम्तिहान पास करके वो लेक्चरर बनी, और उनकी पहली पोस्टिंग ईसा खेल कॉलेज में भी। उनके वालिद की तबीयत नासाज हुई तो उन्हें झांग आना पड़ा, और इसी दौरान उनके वालिद की वफ़ात के बाद उन पर ख़ानदान की जिम्मेदारी आन पड़ी, तो उन्होंने ईसा खेल कॉलेज से झंग में ट्रांसफ़र की कोशिश की। क्लर्क ने उनसे रिश्वत मांगी तो बतौर एहतजाज उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। मगर मेरी मालूमात के मुताबिक, जो मैंने इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई किया है, उसके मुताबिक हमें ये मालूम होता है कि दरअसल मजहबी महफिलों की वजह से डॉक्टर फरीदुद्दीन की मौलाना अब्दुल सत्तार नियादी से एक ताल्लुक़ बन चुका था, और इन्हीं की सिफारिश पर ताहिरुल कादरी साहब को LLB के बाद एड हॉक बुनियादों पर 6 माह के लिए
عیسیٰ خیل کے کالج میں لیکچررشپ ملی جو 6 ماہ کے بعد خود بخود ختم ہوگی، اور یہ ساری کہانی جھوٹ ہے کہ انہوں نے پبلک سروس کمیشن میں پوزیشن حاصل کی یا اس کے ذریعے نوکری حاصل کی۔ یہ بات بھی قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ قادری صاحب صرف ایک کلرک کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ ٹسل اور اس کے رشوت مانگنے پر سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے دیں، مگر اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہنر تھا جس میں قادری صاحب بام روز پر تھے، اور وہ تھا تقریر کرنے کا فن۔ قادری صاحب کی عیسیٰ خیل میں دن کس طرح کے ہوا کرتے تھے وہ بتانے سے پہلے مجھے اپنے بچپن کا ایک دوست یاد آ رہا ہے۔ میرا یہ جو دوست ہوا کرتا تھا یہ ہماری محفل میں بیٹھ کر نا کبھی کبھی بڑی عجیب عجیب باتیں کیا کرتا تھا، اور اکثر دوست اس کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو ہمارا دوست تھا اس کا میں نام نہیں لیتا، لیکن اس نے نا ایک کہانی سنانی کی۔ اس نے کہا کہ یار تمہیں پتہ ہے میں نا پیانو بڑا اچھا بجاتا۔ تو سب نے پوچھا یار ہمیں تو نہیں پتا تو پیانو بڑا اچھا، تجھے کیسے پتا چلا تو پیانو بڑا اچھا بجاتا؟ وہ کہتا ہے یار کل نا تمہیں پتا میرا جو کمرہ ہے وہ چھت کے پاس ہے، میں اپنی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے نا پیانو بجانا شروع کیا، تو پیانو بجاتے بجاتے نا میں اتنا کھو گیا کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، اور 5-10 منٹ کے بعد میری آنکھ کھلی جب نا بہت زیادہ لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ تو میں نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میری چھت نا لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اور جتنے ارد گرد کے سارے ہمسائے تھے وہ سارے میری پیانو کی آواز سن کے ہماری چھت پہ آ گئے، اور جب میں نے پیانو بجانا شروع کیا اور میں پیانو بجا رہا تھا اور اس میں کھویا ہوا تھا تو وہ سارے اس کو سن رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اتنی زیادہ تالیاں بجائی کہ میری جو تھی آنکھیں وہ کھل گئی اور میں نے پیانو بجانا روک دیا۔ تو قادری صاحب جب عیسیٰ خیل کے کالج میں لیکچر دیا کرتے تھے کلاس کے اندر، تو قادری صاحب اس کا بھی ایک ایسا سما باندھتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا۔ قادری صاحب کہتے ہیں جی جب میں نے عیسیٰ خیل کے کالج میں لیکچر دینا شروع کیا تو میرا جو لیکچر ہوتا تھا ایک لیکچر ایک کتاب بلکہ کئی کتابوں پہ بھاری ہوتا تھا۔ تو جب میں لیکچر دے رہا ہوتا تھا تو پہلے تو پوری جو یونیورسٹی کے طلبہ تھے وہ سارے میری کلاس میں آ جاتے تھے، پھر شہر میں دھوم مچ گئی کہ عیسیٰ خیل کالج میں کوئی بہت بڑا سکولر آ گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب میں لیکچر دے رہا ہوتا تھا اس وقت پورے عیسیٰ خیل کے نوجوان اور علم کے متلاشی کالج میں اکٹھے ہو جاتے تھے، پورا کمرہ بھر جاتا تھا، اور اینڈ میں تو یہ عالم تھا کہ نہ صرف کمرہ بھر جاتا بلکہ پورا کوریڈور جو ہے وہ ان کو سننے والوں سے بھر جایا کرتا تھا۔ میں نے اس واقعے کو اسی کالج میں پڑھانے والے ایک اور جو پروفیسر ہیں ان سے کراس ویریفائی کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ایگزیجریشن ہے، سراسر جھوٹ ہے، اور قادری صاحب کی زندگی میں، ان کے خوابوں میں، ان کے واقعات میں، ان کی سیاست میں ہمیں یہ ایگزیجریشن اکثر سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے، جو آگے ویڈیو میں آپ کو بھی نظر آئے گی۔ منہاج القرآن کی کتب میں یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ طاہر القادری صاحب کا LLB مکمل ہوا تو ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی عالمی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں، اور ایسے ہی وقت میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلے کی درخواست کر دی، اور ان کے بقول انہیں ہارورڈ یونیورسٹی سے لیٹر بھی موصول ہو گیا، لیکن میرے خیال میں ان کا یہ واقعہ بھی سچا نہیں ہے اور ایگزیجریٹڈ ہے۔ طاہر القادری کی ویب سائٹ کے مطابق جب وہ اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے اور انہیں یہ بتایا کہ انہیں ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے اور اب وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اگر وہ امریکہ چلے گئے تو اپنے والد کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکی۔ ایک طرف طاہر القادری ہارورڈ میں پڑھنے کی آفر ٹھکرا رہے تھے، دوسری طرف حالت یہ تھی کہ قادری صاحب کو سرکاری نوکری نہیں مل رہی تھی، مگر یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنے والد کی وفات سے پہلے انہیں شاندار طمانینت کا احساس بھی دلایا، اور ان کے والد کو لگا کہ چاہے ان کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکا لیکن وہ ایک بڑا انسان ضرور بنے گا۔ یہ کہانی ہم آپ کو طاہر القادری کی داستان کی تیسری قسط میں بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے اسکول میں آنے والے وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے تقریر کی تو سب حنیف رامے کو بھول کر اس ننھے بچے کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ والد کی وفات کے بعد فاقے ادھار پر زندگی دل کا عارضہ، مگر دوائی کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ گھریلو حالات کی وجہ سے چھوٹا بھائی جاوید مزدوری کرتے ہوئے زخمی ہو گیا اور بہن سسکیاں لے کر کیوں کچن میں رویا کرتی تھی۔ جاوید بیمار ہوا تو اسے حکیم کے پاس لے جایا گیا، جس کی دوائی کھا کر اس کی کڈنیاں فیل ہو گئی اور پھر اس کی وفات ہو گئی۔ تو طاہر القادری کے پاس ان کو دفن کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو کیسے انہوں نے 1000 روپے ادھار مانگا۔ قادری صاحب کا بیٹا حسن اور بیٹی محترمہ فاطمہ کیسے ساری رات بچپن میں دودھ کے بغیر روتے رہتے تھے۔
शरीफ खानदान से कादरी साहब का तारुफ कैसे हुआ और उस वक्त उनकी माली हालत क्या थी, और सबसे बढ़कर क्या मियाँ शरीफ ने ताहिरुल कादरी से बार बार दरख्वास्त की कि इत्तफाक मस्जिद में आकर लेक्चर दिया करें, मगर वो इनकार करते रहे। अगर आपको जस्तजू की वीडियो पसंद आई है और आप इसी चैनल की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।